नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान से, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है वित्त आयोग। विद्यार्थियों, वित्त आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान का। और इससे अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर में अगर देखे होंगे या आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो आप ये पाओगे कि इससे सवाल आपको वहाँ मिलते हैं। तो आज हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार वित्त आयोग के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, संविधान इसको लेकर क्या क्या जानकारी देता है, पेपर में इससे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है संसद में पेश की गई है, तो ऐसे में जो है हम इसकी भी बात करेंगे कि आखिरकार 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट क्या है। इससे पहले अगर आप इस हैंडआउट को प्राप्त करना चाहते हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एकलव्य पीसीएस। वहाँ पर ये आपको फ्री में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, आखिरकार वित्त आयोग क्या है और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट्स क्या हैं। देखिए विद्यार्थियों, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट्स को समझने से पहले हम ये समझें कि आखिरकार वित्त आयोग क्या होता है। ठीक है, तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है, ये किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठन किया जाता है वित्त आयोग का, और 280 में भी भाग 1। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि ये संविधान के किस भाग में आता है, जैसा कि हमें पता है कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, तो उनमें अगर हम देखें तो ये आता है भारतीय संविधान के भाग नंबर 12 में। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 280, और अगर संविधान का भाग पूछ रहा है तो भाग हो जाएगा 12, जो कि है वित्त, संपत्ति एवं वाद। उसी के अंतर्गत ये आता है संविधान का अनुच्छेद 280, जिसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। अगर हम वित्त आयोग की बात करें विद्यार्थियों, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखिएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा, संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, तो ध्यान रखेंगे हमेशा, संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख होता है बाकायदा, जिनको संविधान में लिख दिया गया है कि ये निकाय बनेगा। जैसे वित्त आयोग हो गया आपका, है ना, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सारे के सारे संविधान में लिख दिए गए हैं। तो वे सारे के सारे आयोग या वे सारे के सारे निकाय जिनका संविधान में उल्लेख होता है, उनको हम बोलते हैं संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये एक सलाहकारी निकाय है। तो ये जो है भारत सरकार को, राष्ट्रपति को सलाह देने का भी कार्य करता है। हालांकि इस बात को सदैव याद रखा जाए कि भारत सरकार को ये जो सलाह देता है, उन सलाहों को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है। यानी जब भारत सरकार इससे सलाह मांगेगी तो ऑब्वियस बात है ये सलाह देगा, लेकिन इसकी सलाहों को भारत सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर भारत सरकार को लगेगा कि इसकी सलाह मानने योग्य है तो मानेगी, और अगर सरकार को लगेगा कि नहीं ये मानने योग्य नहीं है तो नहीं मानेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का हम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, वित्त आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो गठन करते हैं वित्त आयोग का। और जो वित्त आयोग होता है ये सामान्यतः 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। इसकी जो अवधि होती है नॉर्मली वो 5 साल होती है, हालांकि आवश्यकता पड़ने पर इसे इस समय से पूर्व भी गठित किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे हम। यदि हम इसकी संरचना देखें तो विद्यार्थियों, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है तथा 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा तथा 4 सदस्य होंगे। यानी अगर इसमें पूछेगा कि आपसे बताइए कुल कितनी संख्या होती है इस आयोग में, तो कुल संख्या होती है 5 की। ठीक है, टोटल जो इसमें लोग हैं वो है 5, जिनमें से एक अध्यक्ष हैं तथा 4 सदस्य हैं। ठीक है, और इन सब की नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग का आखिरकार कार्य क्या है, ये क्या करता है, तो विद्यार्थियों वित्त आयोग जो है वो संघ तथा राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है। ध्यान रखेंगे, वित्त आयोग का काम क्या है, वित्त आयोग का काम है कि भारत सरकार को जो इनकम हो रही है, भारत सरकार को जो आय आ रही है, उस आय का कितना हिस्सा केंद्र को मिलना चाहिए, कितना हिस्सा राज्यों को देना चाहिए। यानी जो भारत सरकार की आय है उसमें कितना पैसा भारत सरकार को मिले और कितना पैसा राज्यों को मिले, ये डिसाइड करना जिम्मेदारी है किसकी, ये डिसाइड करना जिम्मेदारी है विद्यार्थियों वित्त आयोग की। वित्त आयोग ये तय करेगा कि किस स्टेट को कितना रुपया मिलना चाहिए और केंद्र को कितना रुपया मिलना चाहिए। ठीक है, इसका काम पहला तो ये है। दूसरा काम है भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता प्रदान करवाना। यानी अगर किसी राज्य को स्पेशल अटेंशन चाहिए, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में है, उसको विशेष सहायता की आवश्यकता है, तो किस राज्य को कितनी सहायता मिलनी चाहिए, इस बात का भी जो
डिसाइड है या ये जो सलाह है केंद्र सरकार को, ये भी वित्त आयोग देता है कि किस राज्य को कितनी सहायता देनी चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पे तो अभी जो है 15वें वित्त आयोग की घोषणा की गई है, विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे। और ये जो 15वें वित्त आयोग की घोषणा है, अच्छा ये अभी सारी की सारी जानकारी ली हमने वित्त आयोग के बारे में। अब हम देखते हैं जो 15वां वित्त आयोग है उसकी घोषणा कब हुई। तो 15वें वित्त आयोग की घोषणा हुई विद्यार्थियों 27 नवंबर 2017 को। हालांकि ये काफ़ी पुराना है लेकिन फिर भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो 15वें वित्त आयोग की घोषणा की गई 27 नवंबर 2017 को। और अगर हम इसका कार्यकाल देखें कि कब तक ये प्रभावी रहेगा विद्यार्थियों, तो ये प्रभावी रहेगा 2020 से लेकर 2025 तक। तो ये डेट आप लोग, ये समय याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक की सिफारिशें देगा 15वां वित्त आयोग और इसका गठन कब हुआ। अध्यक्ष अगर हम देखें इसके कौन है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। यदि अध्यक्ष की बात की जाए वित्त आयोग के, अभी अध्यक्ष कौन है, तो वो है नंद कुमार सिंह, या जिन्हें हम सामान्य रूप से NK सिंह के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपने खूब सुना होगा, NK सिंह। तो वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं NK सिंह, जो कि भारत सरकार में पूर्व सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा NK सिंह जी जो हैं वो बिहार से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं वर्ष 2008 से लेकर 2014 तक। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, ये इनकी क्वालिटीज़ हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गए अध्यक्ष। अगर हम सदस्यों की बात करें कि सदस्य कितने हैं, तो सदस्य इसमें 4 हैं, जो कि हैं अजय नारायण झा, इसके अलावा प्रोफेसर अनूप सिंह, इसके अलावा डॉक्टर अशोक लाहड़ी और डॉक्टर रमेश चंद। यानी 4 ये हो गए सदस्य और 1 हो गए आपके अध्यक्ष जी, यानी टोटल बॉडी हो गई 5 लोगों की। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो है 15वें वित्त आयोग के बारे में। अगर कभी पूछ ले पहला वित्त आयोग कब बना, तो ध्यान रखेंगे ये भी पेपर में पूछा जाता है। पहला वित्त आयोग बना विद्यार्थियों 1952 से लेकर 1957 तक की अवधि के लिए, और इसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए KC नियोगी में KC का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे KC नियोगी का पूरा नाम आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। अच्छा, अगर हम 15वें वित्त आयोग की बात करें विद्यार्थियों, तो जो 15वां वित्त आयोग है वो जो अपनी रिपोर्ट लगाएगा केंद्र के लिए कि किसको कितना रुपया मिलना चाहिए, उसका आधार होगा 2011 की जनगणना। ये भी ध्यान रखना भाई, पेपर में ये भी पूछ लेगा कि 15वें वित्त आयोग जो है अपनी सिफारिशों के लिए किस वर्ष की जनगणना का इस्तेमाल करेगा, तो वो है 2011। ध्यान रखना, क्योंकि 2021 में तो अभी हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना से ही ये कार्यवाही करके देगा। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसकी प्रमुख रिपोर्ट्स क्या हैं। 15वें वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट लगाई है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वित्त आयोग की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो सिफारिशें होती हैं विद्यार्थियों, इनको राष्ट्रपति रखवाता है संसद के समक्ष। ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद में कौन रखवाता है। तो वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद में विद्यार्थियों राष्ट्रपति रखवाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और 15वें वित्त आयोग ने 2 रिपोर्ट जो है पेश की हैं। यहां पर देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहली जो रिपोर्ट है पहले इसको देखते हैं। पहली जो रिपोर्ट है ये संसद में रखी गई थी 1 फरवरी 2020 को। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में जो सुझाव आए हैं उनको भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। ये पेपर में आपसे पूछ सकता है, आरओ परीक्षा में, UPPCS में ये आपसे पूछ सकता है। तो सुझाव जो आया है वो पहला ये आया है कि केंद्र के टैक्स में राज्यों के हिस्से को कम कर दिया जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र सरकार के पास जो टैक्स आता है उसमें कुछ रुपया जो है केंद्र सरकार अपने पास रखती है और कुछ रुपया राज्यों को बांट देती है। ठीक है, तो वित्त आयोग ने ये सिफारिश की है कि केंद्र का जो टैक्स है, जो केंद्र को टैक्स मिल रहा है, उसमें जो राज्यों का हिस्सा है उसे कम करो। ठीक है, अच्छा कितना कम करो, तो वित्त आयोग ये कह रहा है कि अभी जो उन्हें 42% मिल रहा है इसको घटा करके कर दो 41%, यानी 1% की कमी की बात यहाँ पर की है वित्त आयोग ने। वित्त आयोग कह रहा है कि अभी जो 42% इनको टैक्स में हिस्सा मिल रहा है वो घटाकर कर दो 41%। यानी अभी की स्थिति ये है कि 58% रुपया जो है वो केंद्र सरकार रखती है और 42% जो है राज्यों में बांट दिया जाता है। वित्त आयोग अब ये कह रहा है कि अब जो है 41% हिस्सा जो है वो राज्यों को मिलना चाहिए और बाकी जो है 59% जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए केंद्र को। यानी 1% की कमी की बात है। ये आपसे कथन और निष्कर्ष के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, कथन और कूट वाले में, तो वहाँ आप इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो 1% की कमी करवाई है ये क्यों करवाई है, तो आयोग ये कह रहा है, वित्त आयोग ये कह रहा है कि जो 1% की कमी हम करवा रहे हैं, इस 1% की कमी से जो रुपया बचेगा, यानी 1% रुपया बचेगा, पहले 42 दे रहे थे अब 41 दे रहे हैं, तो जो 1% रुपया बचेगा उस रुपए को देना चाहिए किसको, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दे देना चाहिए।
यानी अभी जो 42% रुपया मिल रहा है राज्यों को, उसे घटाकर करो 41%, और जो 1% रुपया बचेगा विद्यार्थियों, ये 1% भी रुपया जो है करोड़ों में चलेगा, ध्यान रखना, हजारों करोड़ों में चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स आता है। तो यहाँ पर जो 1% रुपया बचेगा वह 1% रुपया जो है दे दिया जाना चाहिए लद्दाख को और जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि नए बने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिससे वो अपना विकास कर सकें। तो ये जो है सिफारिश यहाँ पर की है, ध्यान रखना, ठीक है। पहला तो है 42 से 41%, और जो 1% रुपया बचेगा वो दे दो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ये तो है पहली सिफारिश जो उन्होंने की थी 1 फरवरी 2020 को। और अभी कुछ दिन पहले 1 फरवरी 2021 को एक नई सिफारिश की है, जो कि कुछ नया नहीं है उसमें, जो कि करीब करीब वैसा ही है जैसा पहले है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या क्या सुझाव दिए 2021 में फरवरी में, तो सुझाव वही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहला सुझाव तो फिर से उन्होंने ये दे दिया है कि भैया केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% करो। अभी हमने ऊपर देखा था तो उसी को दोहरा दिया है। और जो नव केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको जो 1% हिस्सा बचेगा वो तो मिलना ही चाहिए, प्लस इसके अलावा उनको केंद्रीय स्रोतों से भी अनुदान मिलना चाहिए। यानी अगर हम इसकी समरी देखें तो विद्यार्थियों, समरी केवल इतनी सी है यहाँ पे कि वित्त आयोग ये चाहता है कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए, यानी राज्यों को ये कहा जाए कि आप अपने खर्चे स्वयं उठाइए, अपने पैरों पे खुद खड़े होइए, राज्य मतलब केंद्र की ज़्यादा सहायता मत लीजिए, है ना। इसीलिए वित्त आयोग क्या कह रहा है कि 42 से घटा के 41% कर दो। अब यहाँ पर जो रुपया बचेगा उस रुपये को आप दीजिए उन स्टेट्स को जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे गुजरात हो गया, है ना, जैसे अभी की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है ना, यूपी है, या आपका गुजरात है। तो ये स्टेट ऐसे हैं जिनकी जीडीपी अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। जैसे हम देखें महाराष्ट्र को तो जो है जीडीपी में वो नंबर 1 स्टेट है, स्टेट जीडीपी की बात की जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो ऐसे में अभी महाराष्ट्र को भी अगर ज़्यादा रुपया दें तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि महाराष्ट्र को जो मिलने वाली धनराशि है उसको कम किया जाए और उसको ऐसे स्टेट्स को दिया जाए जिनको वाकई में पैसे की ज़रूरत है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर नया बना है, लद्दाख नया बना है, तो इनको पैसा दो जिससे ये अपना विकास जो है बराबरी में कर पाएँ। तो ये कुछ हैं जो यहाँ पे रिपोर्ट्स लगाई हैं वित्त आयोग ने, जो आपसे पेपर में पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।